डियर बच्चा पार्टी, आई होप आप सब अच्छे हो और पढ़ाई कर रहे हो जहां कहीं भी हो। तो क्लास 11 की मैथ्स लेकर के मैं हाजिर हूं। इधर उधर की बातें न करते हुए डायरेक्ट आपसे आपके चैप्टर की बात करता हूं। उससे पहले एक प्रार्थना आप सबके लिए कि ईश्वर आपको हमेशा आपके मार्ग में प्रशस्त करे, आगे बढ़ाए और आपको लाइफ में हर कदम पर सफलता दिलाए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमें पढ़ना है क्लास 11 की मैथमेटिक्स। ठीक है, क्लास 11 की हमको मैथमेटिक्स पढ़नी है और उसमें जो वेरी फर्स्ट चैप्टर वी हैव टू गो थ्रू इज वेरी द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 1, सेट्स। अब चलिए, सेट्स जब आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है, आइए इसकी कुछ बात कर लेते हैं। क्या आपने कभी पहले सेट्स नामक शब्द सुना है? नहीं सुना होगा। चलिए कोई बात नहीं, हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं डीप में। सेट्स देखिए, आपके जब पेन बॉक्स आप खोलते होंगे तो उसमें पेन का सेट्स होता होगा, ऐसा शब्द आपने सुना है। हो सकता है जिस बेड पर आप लेटते हो वो बेडशीट का भी एक सेट होता होगा, बेडशीट। हो सकता है जिस कप में आप चाय पीते हैं उस कप को जब आप खरीदने गए थे तो उसने कहा था सर इस कप का सेट बहुत अच्छा है। सेल्समैन ने आपसे कहा कि द कप सेट इज वेरी गुड। अच्छा, उसने कुछ कहा होगा सेट ऑफ कप इज वेरी गुड। यानी सेट शब्द कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सेट आखिर है क्या, हम इसको मैथमेटिक्स में कैसे पढ़ें, क्या हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है, इन सब चीजों को आज हम जानेंगे चैप्टर में और भी बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। चलिए, तो हम एक एक करके चीजों को सीखते हैं। तो सेट क्या होता है? सेट बेसिकली, जैसे मैंने अभी पेन की बात की, बेडशीट की बात की, कप की बात की, तो यहां पर हमारे पास कहीं ना कहीं कलेक्शन की बात होती है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात होती है। यानी हम कुछ कलेक्ट कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है। अब ये जो कलेक्शन है, कलेक्शन किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं। किसी भी तरीके से का मतलब यह है कि हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स ले लिए और एक जगह रख दिया, वो भी एक कलेक्शन है। दूसरा कलेक्शन हमने इस तरीके से किया कि हमने पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को पर्टिकुलर रोज में, कॉलम्स में या प्लेसेस पर अरेंज किया, वो एक अलग टाइप का अरेंजमेंट है। जैसे जैसे आपके स्कूल में आपके लिए सीट्स लगी हुई हैं जिन पर आप बैठते हैं, डेस्क लगी हुई हैं। तो उन डेस्क का एक अरेंजमेंट है, नंबर ऑफ डेस्क आपकी क्लास में फिक्स होंगी। आपके क्लासरूम में फैंस होंगे, उन फैंस का नंबर फिक्स होगा। ऐसा नहीं कि एक दिन जाते हो तो आप 3 फैन देखते हो, एक दिन 5 दिख जाते हो, किसी दिन 10 दिख जाते हो, ऐसा तो नहीं है ना। दे आर हैविंग फिक्स नंबर ऑफ फैंस। आपके टीचर्स चौक बॉक्स में से चौक यूज करते होंगे, उस चौक बॉक्स में चौक्स का कलेक्शन है। इस तरीके से हमारे चारों तरफ कहीं ना कहीं कलेक्शन की बात होती है। अब वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है हमारा, वो कैसा हो, वो कलेक्शन अगर वेल डिफाइंड हो। अब वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? एक शब्द हमने पकड़ा, वेल डिफाइंड कलेक्शन। कलेक्शन तो है हमारे पास, लेकिन एक एडजेक्टिव है इसके लिए, क्या? वेल डिफाइंड कलेक्शन। और वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है हमारा सेट। अब इसको कैसे समझें? द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट्स, ये डेफिनेशन होती है। इसको मैं अभी आगे भी बताऊंगा, लेकिन अभी आप ये समझिए कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट्स। कैसे? मैंने देखिए एक जगह लिखा, आपके बर्थडे पर आए हुए आपके दोस्तों का कलेक्शन। आपके बर्थडे पर मान लीजिए आपके पास 5 फ्रेंड्स हैं। आपकी बर्थडे पार्टी में मान लीजिए एक का नाम है रमेश, एक का नाम है टीना, एक का नाम है जैक, एक का नाम है यूनुस और एक का नाम है मोहन। ये आपके 5 फ्रेंड्स हैं और एक तो आप होंगे ही होंगे। अब इन 6 लोगों को अगर हम एक जगह एक कमरे में बैठ करके केक खाता हुआ देखें या खाने खाते हुए देखें तो ये एक सेट बनाएंगे। क्यों?
क्योंकि एक सेट का मतलब एक ऐसी जगह पर कुछ ऐसे तरीके के लोग हैं जिनमें कुछ सिमिलैरिटी है। ठीक है। अच्छा, मैंने इंग्लिश के अल्फाबेट ले लिए कैपिटल लेटर्स में, A E I O U, और अगर मैं इनको कलेक्ट करके रख दूं एक जगह पर, तो ये भी एक सेट बना लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जिन भी चीजों को हम कलेक्ट करते हैं, एकत्रित करते हैं, एक जगह को हम कलेक्शन में लाते हैं, तो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, सुस्पष्ट होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए, तभी वो बनेगा सेट। ठीक है। ऐसे नहीं कि कुछ भी गार्बेज अलग अलग तरीके के भर दिए तो वो हमारा सेट कहलाएगा, बिल्कुल नहीं। सेट कहलाने के लिए कंडीशन ये है कि वो वेल डिफाइंड होना चाहिए, सुस्पष्ट होना चाहिए, होना चाहिए सुस्पष्ट, मतलब हम जान सकें कि उनमें चीजें क्या क्या हैं। ठीक है, हम जान सकें कि उसमें चीजें क्या है। अब मान लीजिए कोई एक ऐसा सेट है, देखते हैं, कोई एक ऐसा सेट है, देखिए इसमें हमने लिखा अ, फिर हमने लिखा ई, फिर हमने लिखा ब, फिर हमने मान लीजिए उर्दू का कोई सिंबल, मैं नहीं जानता है क्या है, कोई सिंबल ले लिया हमने। इस तरीके से हमने एक फाई ले लिया है, फाई भी एक सिंबल होता है, आप पढ़ ही रहे होंगे या पढ़े होंगे। उसके बाद मैंने लिख लिया है मान लीजिए टी लिख दिया, एस लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया है छोटी ई, बड़ी ई लिख दिया है, फिर मैंने लिख दिया है अल्फा, बीटा। अब एक कलेक्शन आपको समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो, क्यों भाई? कुछ अल्फाबेट्स है हिंदी के, कुछ अल्फाबेट्स है इंग्लिश के, कुछ लैटिन लैंग्वेज के हैं, कुछ अननोन सिंबल्स हैं, तो इनको हम क्या जाने, तो इनको कभी भी हम सेट नहीं कहेंगे। इट विल नेवर फॉर्म ए सेट। हाँ, अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं, अ ई उ री, इस तरीके से मैं लिख दूं तो एक सेट हो गया। मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, ये एक सेट हो गया। मैंने लिख दिया अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया, ये एक सेट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी हम डिफाइन कर रहे हैं उसमें क्लियरिटी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे कलेक्शन को हम कहते हैं सेट्स। तो सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, सिंपल सा कलेक्शन होता है सेट। ठीक है, तो सेट की डिफिनेशन क्या बन करके आती है? सेट इज द, so a well defined collection of objects is known as sets, known as sets। अब देखिए, वेल डिफाइंड को मैं एक बार फिर से आपको बता दूं। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने भी एग्जांपल लिया था कि हमारे पास अ है, अल्फा है, ए है, बी है, ठीक है, री है, ई है, इस तरीके से मैंने कुछ लिया। तो इसमें कोई एक पर्टिकुलर टाइप का सेट नहीं बन रहा है, एक किसी पर्टिकुलर टाइप का अरेंजमेंट नहीं दिख रहा है, तो ये एक सेट नहीं होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। चलिए, अब हम आगे की बात करते हैं थोड़ी सी। अ सेट इज, ठीक है, आइए आगे की बात करते हैं। अ सेट इज a set is represented by capital letters of English alphabet. Capital letters of English alphabet. English alphabet मतलब हम ए, बी, एक्स, वाई, इस तरीके से सेट्स को रिप्रेजेंट करने का नोटेशन लेते हैं। तो दिस इज द अ सेट इज represented by capital letters of English alphabet। चलिए, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, x इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। बता सकते हैं किसका अरेंजमेंट है? ऑब्वियसली ये किसका अरेंजमेंट है?
ये वोवेल्स का अरेंजमेंट है। आइए दूसरा लिखते हैं, दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं। y इज इक्वल टू ई जे ओ टी वाई, ये किसका अरेंजमेंट है? ये भी वोवेल्स का है, लेकिन इसमें इसमें क्या अंतर है? देखिए सारे 5 के मल्टीपल के हैं ये, फिर 5 नंबर पर होता है, 10 नंबर पर होता है, 15 पर होता है, 20 पर होता है, 25 पर होता है। ये हो गया एक तरीका लिखने का इसको। ऐसे ही और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या हमने लिख लिया? m इज इक्वल टू, हमने लिखा m इज इक्वल टू, हमने लिखा m इज इक्वल टू 1 4 9 16 25। क्या आप बता सकते हैं ये किसका सेट है? गेस करो। ऑब्वियसली ये स्क्वेयर्स का सेट है। ऐसे मैंने एक और सेट लिखा, जरा मुझे बताओ। 1 8 27, उसके बाद 64 125, ये किसका सेट बना? ये क्यूब्स का सेट बना। तो आपको एक अरेंजमेंट, एक पैटर्न दिख रहा है ना, कि जैसे हमने यहां पर अल्फाबेट ले लिए, ये हमारे अल्फाबेट आ गए, और अल्फाबेट में क्या है? ये वॉवेल है। क्या है? ये वॉवेल्स हैं। ऐसे ही ये 5th 10th 15th 20th और 25th पोजीशन के लेटर्स हैं। ऐसे ही ये क्या है? ये स्क्वेयर्स हैं। ऐसे ये क्या है? ये क्यूब्स हैं। ये मान लीजिए कुछ n बराबर ले लीजिए, ठीक है। तो ये क्यूब्स है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक अरेंजमेंट है। तो जब ये अरेंजमेंट हमारे पास वेल डिफाइंड होता है तो हम इसको कहते हैं सेट। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। चलिए आइए अब आगे की बात करते हैं, मेथड्स ऑफ राइटिंग। मेथड्स ऑफ राइटिंग में कुछ नहीं है, तो मैंने ऐसे ही एक जबरदस्ती की हेडिंग ले ली। आइए फिर भी जब ली है तो देख लेते हैं, कुछ तो काम के लायक होगा ये हमारे। आइए मेथड्स ऑफ राइटिंग क्या है? मेथड्स ऑफ राइटिंग उससे पहले आप जाने, देखिए m से हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स आप जानते हैं क्या होते हैं, बताएंगे आप? हाँ, द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4, कहाँ तक जाएगा हम नहीं जानते, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट्स, तो हमें ज्यादा क्लियर होगा। उसके बाद जनरली W से हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। ये कहां से शुरू होता है? बस नेचुरल नंबर में जीरो की देरी है, जहां जीरो जुड़ा ये हो गया, n हो गया, W हो गया। उसके बाद देखिए इसके बाद आपके पास आते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स दो होते हैं, निगेटिव होते हैं और पॉजिटिव। इसी को हम जेड माइनस से भी दिखाते हैं। जेड का मतलब जहलन, जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब होता है टू काउंट। नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, लिखते हैं यहाँ पर सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। अब ये क्या होते हैं आइए जान लेते हैं। ये कहां से आते हैं हमें नहीं पता, लेकिन कहां तक जाएंगे? -3 -2 -1, -1 पर ये स्टॉप हो जाएंगे। ऐसे ही पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, i प्लस और z प्लस। ये क्या होते हैं? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये कहां से शुरू होते हैं? जनरली हम जीरो लेते हैं, तो 0 1 2 से कहां तक जाते हैं? यानी ये कह लो एक तरीके से होल नंबर्स हैं। इसके बाद आते हैं हमारे रेशनल नंबर्स, Q। तो Q क्या होते हैं? सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। कोई बताएगा मुझे रेशनल किसे कहते हैं? रेशनल या रेशनल नंबर्स, बात देखिए, कोई बताएगा मुझे कि रेशनल नंबर हम किसे कहते हैं? हाँ, सारे के सारे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकें, जहां p और q क्या है? वो हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। और q के लिए एक और रिस्ट्रिक्शन है, q जीरो नहीं होना चाहिए, q जीरो नहीं होना चाहिए। अगर q जीरो होता है बेटा तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये आप
सोचिएगा। और मेरा एक और वीडियो है रियल नंबर्स का, 10th क्लास का पहला ही वीडियो है, उसको देखिएगा, अराउंड 40 मिनट्स का है। उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आइए, आई थिंक आप उसको देखेंगे और समझेंगे। तो रेशनल्स हो गए। उसके बाद जनरली हम टी से दिखाते हैं इर्रेशनल्स को, टी से, सेट ऑफ इर्रेशनल्स। इर्रेशनल्स बताएंगे which cannot be written in the form of p by q, the number which cannot be written in the form of p by q। और ये मेरा फर्दर डिस्कशन है, मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा कि जो नंबर्स होते हैं वो दो ही तरीके के होते हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं या तो नॉन टर्मिनेटिंग। आप टर्मिनेटिंग हो जाते हैं तो रिपीट नहीं होंगे, वो एक समय के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं। जब अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो दो तरीके से होते हैं, वो रिपीटिंग होते हैं कि नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन रिपीटिंग जो होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन देता है इर्रेशनल, अदरवाइज रेशनल नंबर। तो इसमें एक फर्दर डिस्कशन है जिसको हम बाद में देखेंगे, फिलहाल आप इसको देखिए। उसके बाद आता है हमारे पास रियल नंबर का सेट। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स का मतलब सारे के सारे जो आपने लिखे ना, एन से लेकर के और टी तक, इन सब का कलेक्शन जो होता है वो रियल में होता है। जनरली हम इसको ऐसे दिखाते हैं, आर। ठीक है, तो आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। सारे के सारे नंबर जो आप देखते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। आई होप की चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स का मतलब कलेक्शन ऑफ एवरी टाइप ऑफ नंबर दैट यू कैन थिंक। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा पेज को रब करूंगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस। आइए थोड़ा सा यू रब करता हूं और इसको फिर से आपको बताता हूं कि और हमारे पास जो बचा है वो क्या है। देखिए, रियल नंबर की जब बात हुई है तो कहीं ना कहीं हम 12th में आ चुके हैं, 11th में आ चुके हैं। तो हमारे पास एक बात आएगी कि क्या रियल नंबर के अलावा भी कोई नंबर हो सकता है। तो 10th तक तो आप यही पढ़ते आए हैं कि हाँ बस एक ही होता है रियल, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का भी सेट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप कहेंगे सर ये कैसे होते हैं। देखिए, जो लोग पढ़े होंगे उन्हें हल्का सा आइडिया होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ। ये जो सारे के सारे सेट होते हैं ये होते हैं x प्लस आई वाई के फॉर्म के। जो नंबर्स होते हैं वो x प्लस आई वाई फॉर्म के होते हैं, जहाँ x भी बिलोंग करता है रियल नंबर को, एज वेल एज y भी रियल नंबर को बिलोंग करता है। लेकिन चूंकि y के सामने i लग जाता है और इसी i का नाम होता है आयोटा, और i की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस में अंडर रूट 1। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जितने भी नंबर आपको इस तरीके के दिखेंगे वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे, वो सारे के सारे नंबर कहलाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये हमारा सेट्स का एक तरीके से नोटेशन था, रिप्रेजेंटेशन था। आगे चलते हैं और देखते हैं कि सेट को और में सेट के बारे में और क्या समझना है। देखिए, अभी तक हमने जाना कि सेट होता क्या है और किस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कुछ और बातें। देखिए, सेट जो होता है, अगर आप हमने ऐसे लिखा x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड डब्ल्यू टी यू वी, तो ध्यान रखिएगा इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक ऐसा वर्ड है जिसमें लेटर्स रिपीट हुए हैं, ठीक है, तब भी आपको यहां पर उनका रेपिटेशन नहीं लिखना है, आपको सिर्फ उन्हें एक बार लिखना है। क्यों? क्योंकि यही तो मतलब है वेल डिफाइंड होने का। ठीक है, अब यहां पर देखिए, हम लिख सकते हैं x इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल x। सिमिलरली y इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल x। सारे के सारे जितने हैं ना, ये सारे के सारे किसके एलिमेंट हैं? x के। तो ये लिखने का तरीका है, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू या मेंबर ऑफ या इज द एलिमेंट ऑफ, इज एलिमेंट ऑफ। किसी भी तरीके से आप इसको
एलिमेंट रहेगा, एलिमेंट ऑफ, इसको आप पढ़ सकते हैं इस तरीके से। तो नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन के लिए आप एक्स इस तरीके से लिख लिए कोई सेट, तो उसके सारे एलिमेंट्स अलग अलग इसके पार्ट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे अभी हम और भी डिस्कशन करेंगे सबसेट्स का और प्रॉपर सबसेट्स का, और भी तरीके के सेट्स हमको मिलेंगे। फिलहाल आप ये जानिए। अब उसके बाद हमारी हेडिंग है नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन। तो सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं। देयर आर टू वेज टू राइट ए सेट। आइए देखते हैं कौन कौन से। देयर आर टू वेज टू राइट ए सेट। थोड़ा सा कलर लाइट ले लेते हैं। दिस वन विल बी बेटर आई थिंक, दिस वन। देयर आर two ways, two methods to write a set। पहला जो होता है वो होता है टैबुलर फॉर्म। पहला जो होता है वो कहलाता है टैबुलर फॉर्म, और दूसरा जो होता है वो कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। अब आइए जानते हैं कि टैबुलर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टैबुलर फॉर्म क्या होता है। टैबुलर फॉर्म का मतलब होता है जब कोई सेट का एलिमेंट ऐसे ही लिख दिया जाए, जैसे मैंने लिखा ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 से 7 तक के जो नेचुरल नंबर्स हैं उनको अगर हमने सिंपली लिख दिया तो ये कहलाता है टैबुलर फॉर्म। ऐसे ही आपने लिखा b इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 एंड 36। तो ये जो आपने लिख दिया स्क्वायर्स का जो आपने सेट लिखा है 1 से 6 तक के नंबर्स का, ये कहलाता है टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म का मतलब एज इट इज, बिना किसी नियम के, बिना किसी, मतलब नियम तो होगा, बिना किसी स्टेटमेंट के लिख देना, सीधे सीधे लिख देना। ठीक है, इसी टैबुलर फॉर्म को हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। इसी को हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो रोस्टर फॉर्म में टैबुलर फॉर्म का मतलब होता है कि सीधे सीधे हम ऑब्जेक्ट की लिस्टिंग कर देते हैं, लिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। ऐसे आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी सेट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया p इज इक्वल टू फैक्टर्स ऑफ 24। जरा बताएं, 1 2 3 4 6 12 and 24। These are the factors of 24। तो इनका भी एक सेट बन गया। लेकिन एक और तरीका भी है इस सेट को लिखने का, वो हम देखेंगे फिर से। आप प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, तो मैं इसको रब करूंगा। चलिए, आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका। तो मैं आपको एक और फॉर्म बताता हूं जिसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होते हैं, आइए देख लेते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ध्यान रखिएगा, बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बाइलिंगुअल चल रहा हूं मैं, ताकि हमारे जो हिंदी भाषी बच्चे हैं उन्हें भी समझ में आए। ठीक है, आइए। मैंने बात की कि मैं लिखूंगा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर हम ब्रैकेट के अंदर रूल लिखते हैं। वी राइट द रूल टू राइट द रूल टू राइट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ऑफ द सेट कैसे, आइए देख लेते हैं। हमने लिखा a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x is a perfect square। हमने लिखा
x such that x is a perfect square, comma x is less than 5 but greater than or equal to 1। ठीक है, हमने लिखा x such that x is a perfect square, x एक परफेक्ट स्क्वायर है और x 5 से छोटा है लेकिन 1 से बड़ा है। यानी हमने क्या लिखा है एक्चुअली, अगर इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा। हम 5 नहीं ले सकते क्योंकि x 5 से छोटा है, और एक चीज मैंने नहीं लिखी है, x बिलोंग्स टू n, x नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। x एक परफेक्ट स्क्वायर है, x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, x लेस देन 5 है और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो a के लिए ये तरीका होगा उन सेट्स को लिखने का या उन एलिमेंट्स को लिखने का। एक मैं और लेता हूं, आई होप ये आपको दिख रहा होगा। आइए एक और लेता हूं मैं, देखिए m इज इक्वल टू सेट, सॉरी इसको मैं डिलीट करूंगा, आई मीन इरेज करूंगा। देखिए मैं लिखता हूं m x such that x is a factor of 24 and x belongs to natural number। मैंने ऐसा लिखा। अब आप बताइए कि क्या होगा ये, m के जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 1 2 3 4 6 12 एंड 24। तो ये m के रोस्टर मेथड से या टेबुलर मेथड से लिखे गए एलिमेंट्स हैं, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म से लिखा गया सेट है। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। चलिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, एक वर्क देता हूँ, होमवर्क क्या मैं देता हूँ, आप करके दिखाइए इसको। मैं देता हूँ आपको एक वर्क, इसको करिए जरा, देखें आप कितना कर पाते हैं। देखिए मैंने लिखा राइट the element of the set, write the elements of the set R is equal to x such that x is a factor of 10 and x belongs to n। क्या आप लिख पाएंगे? ऑब्वियसली लिख पाएंगे, लिख करके कमेंट करिए मुझको, ठीक है। मैं अपने वीडियो में उस बच्चे का नाम लूंगा जिसने इसका आंसर दिया होगा। आइए अब हम चलते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की तरफ। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस आप देखेंगे स्क्रीन पर, ये सारे के सारे एनसीईआरटी के हैं, एनसीईआरटी के हैं, और ये पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। अब आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पहला क्या है, तो चलिए देखते हैं। कहते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जे से शुरू होने वाले सारे मंथ का कलेक्शन, क्या ये सेट होगा? आप बताइए सेट है या नहीं है? सेट है या नहीं, बताइए। आप कहेंगे सर सेट तो है, तो चलिए आप बताइए क्या होगा, ये सेट होगा या नहीं होगा? भाई बताइए जल्दी। चलिए मैं बताता हूं आपको, आपका तो भी सॉल्यूशन आ गया, मेरा भी आ जाएगा। देखिए साल के कितने महीने होते हैं जो जे से शुरू होते हैं? तो सबसे पहला तो भैया पहला ही महीना है जनवरी, उसके बाद आता है जून, उसके बाद आता है जुलाई। क्या और कोई महीना है जो जे से शुरू होता है? तो आप कहेंगे नहीं। तो जनवरी जून जुलाई, इन तीनों का अगर हम एक सेट बनाए, मान लीजिए हमने जे से ही लिख दिया रोस्टर फॉर्म में, एक सेट हो गया। तो ये क्या एक सेट है? तो ऑब्वियसली है, तो यस आपका आंसर होगा यस, एक ये सेट है।
अच्छा, यहीं पर अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जे के बजाय हमसे कह दे टी, तो क्या ये सेट होगा? तो आप कहेंगे सर कोई महीना ही नहीं है जो टी से शुरू होता है। तो कोई महीना नहीं है तो ये सेट कैसे बनाएगा भाई? वेल डिफाइन होना चाहिए ना, डिफाइन ही नहीं है तो कैसे बनाएगा वो? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ओ, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का सेट लेना है, जिसमें सेट है कितने? सेट मान लीजिए आपने एम लिया है और एम में यह है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। अब आप बताइए क्या ये सेट फॉर्म करेंगे कि इनको आप टैलेंटेड राइटर कहेंगे? बताइए, नहीं जान पाए? देखिए, किसको आप टैलेंटेड कहेंगे? हो सकता है कि किसी के राइटिंग वर्क में आपको इमोशंस मिलते हो, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी, इनकी कहानियों में, नॉवेल्स में आपको इमोशंस की भरमार मिलेगी। ये मतलब आपको रुला लेंगे, हंसा देंगे इस तरीके से। अब क्या आप इनको टैलेंटेड कहेंगे? या फिर जयशंकर प्रसाद जी हैं, क्या आप इनको टैलेंटेड कहेंगे? क्योंकि इनकी रचनाएं भी बहुत गूढ़ हैं। जयशंकर प्रसाद जी, क्या आप इनको टैलेंटेड कहेंगे? या फिर हमारे सलमान रश्दी साहब, क्या आप इनको टैलेंटेड कहेंगे? या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जिन्होंने एग्जाम वॉरियर्स लिखी है, एग्जाम वॉरियर्स, क्या आप इनको भी टैलेंटेड कहेंगे? अब देखिए, इसका कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है, कोई पर्टिकुलर एक स्केल नहीं है कि आप किस बेसिस बेसिस पर कह रहे हो। अगर आप ये कहे होते कि हमारे देश के ऐसे टैलेंटेड राइटर्स का कलेक्शन लीजिए जिन्होंने पुलित्जर या कोई अवार्ड जीता हो, साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता हो, या ऐसा कुछ उन्होंने अवार्ड जीता हो, तब हम कह सकते थे। लेकिन यहाँ कोई पैमाना ही नहीं है, कोई स्केल ही नहीं है, तो हम कहेंगे इट इज नॉट ए सेट, नॉट ए सेट। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? यहाँ पर कोई हमारे पास कलेक्शन लेने का एक बेसिस नहीं है कि हम किस आधार पर उनको लें। चलिए आगे लिखते हैं, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड की टीम का कलेक्शन। अब बताइए यहां पर क्या होगा? अभी फिर पिछले क्वेश्चन वाले कंडीशन आ गई ना कि यहां पर भी अब आप हो सकता है कि किसी बाउलर को अच्छा क्रिकेटमैन मानते हैं और अच्छा बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, अच्छा 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन मानते हो आप। अब आप किसको अच्छा क्रिकेट बैट्समैन मानोगे? क्या आप सहवाग जी को मानोगे, या फिर आप शोएब अख्तर जी को मानोगे, या फिर आप किसी और, आप तो क्रिकेट खेलते हैं, आप तो फैन होंगे, आप जानते होंगे, सचिन तेंदुलकर जी को मानोगे, वीवीएस लक्ष्मण जी को मानोगे, सिद्धू साहब को मानोगे, फिल ह्यूज को मानोगे, किसको मानोगे? तो नो क्राइटेरिया इज गिवन टू कंसीडर, सो इट इज ऑल्सो नॉट ए सेट। ये ध्यान रखिएगा। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ऑब्वियसली आपकी बॉयज में जो आपकी क्लास में जो बॉयज का कलेक्शन है, हो सकता है आप बॉय हो तो आपको पता होगा, अगर आप गर्ल हैं तभी आपको पता होगा। तो बॉयज जो हैं, बॉयज इन ए क्लास, वो क्या होते हैं? ऐसा तो है नहीं घटते बढ़ते रहते हैं, कभी 15 बैठ गए, कभी तो 20 बैठ गए, कभी 50 बैठ गए, ऐसा तो है ना। रोल लिस्ट में आपके फिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। तो बॉयज इन ए क्लास जो है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, ठीक है? वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, तो इसलिए सेट है। यहां पर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये सेट है, तो ये सेट है, यस इट इज ए सेट, ठीक है? अच्छा, इसके बाद कहते हैं कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। चलिए, अगर मान लीजिए हमने नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन किया है, कहां से?
1 से लेकर के और कहाँ तक किया है, लेस देन 100 का मतलब 99 तक। तो 1 से 99 तक हमने वेल डिफाइन कर दिया इसको कि हमें जो एलिमेंट्स लेने हैं, जो हमें नंबर्स लेने हैं, वो 1 से 100 के बीच में रहेंगे। लेस देन 99, लेस देन 100 का मतलब 99 तक हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये कलेक्शन हो जाएगा हमारा वेल डिफाइंड। तो ये एक सेट है, तो लिख देंगे आप इट इज ए सेट या इट इज ए सेट, ऐसे लिख देंगे आप, क्योंकि ये सेट फॉर्म करेगा। आइए देखते हैं आगे। आगे कहते हैं अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी, अच्छा आपसे पूछूं मैं कि अगर मुंशी प्रेमचंद जी का नाम में जो मुंशी लिखा जाता है, मुंशी का क्या मतलब होता है? अगर आपके पिताजी से आप पूछें या दादाजी से आप पूछें, या अगर आपके पिताजी दादाजी टीचर हैं या रहे हैं, उनसे पूछिएगा, तो मुंशी एक पोस्ट होती है टीचर की। पहले मुंशी जी हुआ करते थे, पढ़ाते थे। उर्दू भाषा का शब्द है, शायद ये फारसी का है, हिंदी का नहीं है मुंशी, या होगा भी तो मुझे नहीं पता। बट ये शब्द टीचर्स के लिए उपयोग किया जाता था, ठीक है, जैसे संस्कृत में आचार्य है, शास्त्री है, इस तरीके से। तो कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स। अच्छा, इनके बचपन का नाम क्या था बता सकते हैं आप? इनके बचपन का नाम था धनपत राय। इनके बचपन का नाम था धनपत राय। वाराणसी में एक गांव है लमही, लमही, उस लमही नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, वाराणसी में, ठीक है, मुगल सराय वाराणसी, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और इनके बचपन का नाम था धनपत राय। बचपन के नाम का मतलब जब तक ये राइटर नहीं थे तब तक इनका जो नाम था वो धनपत राय था। ओरिजिनल नाम भी धनपत राय था। पेन नेम इनको मुंशी प्रेमचंद का मिला। ही वॉज ए टीचर, वेरी ऑनेस्ट टीचर, ठीक है। चलिए, तो क्या ये सेट है? हाँ हाँ, अपनी मूल बात तो भूल ही गए। क्या ये सेट है? इज दिस ए सेट? बताइए। तो उन्होंने फिक्स नंबर ऑफ नॉवेल्स लिखे। उनके नॉवेल्स की जो संख्या है वो फिक्स है। जैसे इन्होंने लिखा था गोदान, इन्होंने लिखा गबन, इन्होंने लिखा करबला, ऐसे बहुत सारे इन्होंने लिखा था। शायद मंगलसूत्र लास्ट उपन्यास इसको लिख रहे थे, वो अराउंड 70% उन्होंने फिनिश कर लिया था और इनकी डेथ हो गई थी। नॉट अ वेरी लॉन्ग लाइफ he lived, but very short life with full of life he lived. उनके जीवन में जीवन था, ठीक है। तो अगर आप कभी इनकी कहानियां पढ़िएगा तो आपको एहसास होगा कि हु वाज ही। तो इट इज ए सेट, इट इज ए सेट। चलिए, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ऑब्वियसली इवन इंटीजर्स का कलेक्शन मैंने अभी आपको बताया कि z प्लस होता है पॉजिटिव और z माइनस होता है निगेटिव। अब इन्होंने ये नहीं कहा कि ऑल पॉजिटिव या निगेटिव, तो कोई भी हो सकता है। तो ये जो है हमारे कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो देखिए, जैसे हम अगर निगेटिव से आएंगे तो माइनस का 4, माइनस का 2, फिर 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो ये हमारा एक सेट हो जाएगा। आई होप आप समझ में पा रहे हैं इसको। आइए आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर मुझे बताइएगा। आपके कमेंट्स मुझको इंस्पिरेशन देते हैं थोड़ा सा और मेहनत करने की। चलिए, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। माय गॉड, बहुत आसान क्वेश्चन। क्या कहेंगे आप? बिना सोचे समझे कह देंगे कि यस इट इज सेट। क्यों होगा? क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स आपके फिक्स हैं। नंबर ऑफ चैप्टर्स आपके फिक्स हैं। हर चैप्टर क्या एक नेम है, इंडेक्स है। तो सारे के सारे आप इसमें अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। ओहो, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों का कलेक्शन क्या है, सेट है कि नहीं? अब देखिए, आपके घर पे गाय होगी या बफैलो होगी, कहते ना वो गाय की तरह सीधा है, लेकिन कई बार गाय भी मारती है। आप कुत्ते पालते होंगे, अगर आपने डॉग को पेट किया है, कुत्ते पालते होंगे, तो कुत्ते भी देखिए एक लेवल तक अच्छे होते हैं ना, वो भी हिंसक हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज में पढ़ा होगा ना, कौन सा ब्रांड है वो कुत्ते का, ब्रांड मतलब ब्रीड है वो,
पिटबुल, उसने अपनी मालकिन को मार डाला, तो कुत्ते भी हिंसक हो गए जिनको आपने पाला। तो यहां पर कोई वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। और आपने पढ़ा होगा कि दुबई वगैरह जैसे शहरों में शेर को लोग पालतू बनाते हैं, वहां शेर भी हिंसक नहीं है। तो lion is not a dangerous animal for them, and for some dog is being dangerous means killing them. So we cannot get any definite any particular scale to measure this. So हम कहेंगे कि it is not a set. ये ध्यान रखिएगा, not a set. I hope ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आइए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। हमारे पास a के कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और ये कैसे हैं आप देख सकते हैं ध्यान से। अब आपसे कह रहे हैं कि इन एलिमेंट्स के बेसिस पर आपको आंसर्स देने हैं। आइए आंसर देने की हम कोशिश करते हैं। चलिए, कोशिश से एक बड़ा अच्छा गाना बना हुआ बॉलीवुड में ना, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। और हिंदी में एक कविता लिखी गई है, मैंने भी एक दिन किसी वीडियो में बताया भी था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन कोशिश से बेहतर है आप कोशिश न करें, लक्ष्य बना करके चले कि मुझको ये पाना है। कोशिश में क्या होगा कि आप अगर नहीं पाए ना तो आप रुक जाएंगे, आप कहेंगे यार मैंने प्रयास तो किया था। नहीं, अगर आपको चाहिए तो चाहिए, दैट्स ऑल। मुझे पढ़ाना है तो मैं पढ़ाऊंगा, किसी भी तरीके से पढ़ाऊंगा। तो पढ़ाना मेरा ऑप्शन है, लक्ष्य है तो मैं उसको पाऊंगा। इसी तरीके से आपका पढ़ना लक्ष्य है तो एनी हाउ आप पढ़िए, उसके लिए कोई भी बहानेबाजी या कोई भी बीच का ऑप्शन मत चुनिए। तो कोशिश की आड़ में छुपने की कोशिश मत करिए कोशिश के आड़ में छुपने की कोशिश मत करिए, कोशिश करिए तो उसको पा के आइए, जी के आइए। आइए, हमारे पास दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू, मैंने बताया था, और इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू इन द ब्लैंक स्पेस। चलिए, हमारे पास ब्लैंक स्पेस दी हुई है, इसी में हमको इसको भरना है। आइए देखते हैं। 5 इज द एलिमेंट ऑफ ए। अब आप कहेंगे सर यस 5 तो है इसमें, तो आप क्या लिख देंगे, बिलोंग्स टू। आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको मोटा कर दूं। हाँ चलिए, तो ये 5 बिलोंग्स टू ए है। दूसरा देखिए, कहते हैं 8, तो 8 क्या आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कहेंगे, 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। क्या 0 बिलोंग करता है, नहीं। क्या 4 बिलोंग करता है, आप कहेंगे यस ये तो है, यहां पर दिख रहा है, यम्मी यम्मी, ठीक है, तो ये है, बिलोंग करता है। आइए, क्या 2 बिलोंग करता है, हाँ सर देखिए ध्यान से, है, बिलोंग कर रहा है, वेरी गुड, देख लिया। क्या 10 बिलोंग कर रहा है जी, नहीं, नहीं कर रहा है भाई, तो काट दो इसको। तो ये हमारा ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये आपको चीजें समझ में आई होंगी, आसान लग रही हैं क्योंकि ये आसान है, ठीक है, कठिन तो कठिन होती है। अच्छा हाँ, अगर आपसे कोई कहे कि मैथ्स बहुत कठिन विषय है तो उसके पैर छू लेना आप, क्योंकि यस मैथमेटिक्स एक कठिन विषय है। अगर मैथ्स आसान होता तो गली गली में आपको आर्यभट्ट दिखते, गली गली में आपको न्यूटन दिखते, गली गली में आपको मैथमेटिशियन ही मैथमेटिशियन मिलते, ठीक है। बीइंग a mathematician and studying mathematics are different things, ठीक है। mathematics is tough, really tough, and it has no any particular interest, no। जैसे कि हम मैथमेटिक्स पढ़े और ना लगे तो बहुत बोरिंग लगता है। फिजिक्स पढ़ते हैं तो हमें लगता है हाँ यार, क्योंकि जैसे सन के चारों तरफ अर्थ मूव कर रही, हम उसके लिए कई सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। लेकिन मैथ्स में कई बार हम फेल हो जाते हैं, नहीं समझ पाते कि कैसे होगा, सोचना ही है, सोचना ही है, बट बेसलेस सोचना है। फिर भी मैथमेटिक्स तो है, बिना मैथ्स के हम लिव नहीं कर सकते एक भी मोमेंट पे, ध्यान रखिएगा। मैथमेटिक्स हमारी लाइफ में चारों तरफ है। मैं ये नहीं कहता बाकी के सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं, सारे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं, उनके टीचर अच्छे से आपको पढ़ाएं, दुनिया के सारे विषय अच्छे होते हैं। क्योंकि हर विषय में लोगों ने, मतलब आपको आर्ट में भी, हिस्ट्री में भी, सॉरी लिटरेचर में भी आपको नोबेल मिलता है। आपको पता है ना, नोबेल 6 फील्ड्स में दिया जाता है। आइए, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया था कि सेट लिखने के दो तरीके होते हैं, एक टैबुलर या रोस्टर होता है, और एक होता है आपका
सेट बिल्डर। ठीक भाई, अब देखते हैं पहला, इसको हमें लिखना है किसमें, रोस्टर फॉर्म में। आइए देख लेते हैं, कंडीशन देखेंगे। एक्स सच दैट, इसको पढ़ते हैं सच दैट, मैंने जिक्र पहले भी किया है फिर भी कर देता हूं, माफ कीजिएगा। एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स क्या है, इंटीजर है, और एक्स 7 से तो छोटा है लेकिन -3 के बराबर हो सकता है। तो आइए लिखते हैं, तो -3 होगा, फिर -2 होगा, फिर -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा, और यही हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपको पता है 5 के बाद अगला इंटीजर 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, और इनके बीच में कोई इंटीजर है नहीं, x हमारा 7 से छोटा है, तो इसलिए हम 6 पर ही रुक जाएंगे। ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया। आई होप ये आपको समझ में आया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बी। बी क्या कह रहे हैं, बी कह रहे हैं कि मतलब सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं कि सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, ये आप ध्यान रखिएगा, मैं अगर सॉल्यूशन नहीं भी लिखता हूं तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं सॉल्यूशन ही बताने आया हूं। तो b इज इक्वल टू, आपसे क्या कहते हैं, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, यानी x कहां बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, और लेस देन 6 है, तो 6 से छोटा तो 5 होता है, और ये हमारी बाउंड्री हो गई। शुरुआत होगी 1 से, तो 1 2 3 और 4, और ये पीछे 5, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब चीजें आसान लग रही होंगी आपको, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट में बैठा दी गई है। चलिए, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, एक्स सॉरी सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट, एक्स क्या है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है एक्स हमारा, हाँ, तो सी इक्वल टू हम देखते हैं कंडीशन क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट की नेचुरल नंबर है, यानी कि एक्स वाई टाइप की होगी। एक्स वाई का मतलब यहाँ ये नहीं है कि एक्स इंटू वाई, एक्स वाई का मतलब यह है कि हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है, जैसे 21 35, ये सब 2 डिजिट के नंबर होते हैं, आपको तो पता ही है सर। इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट, कंडीशन क्या है, सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, इनकी डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए, 8। अब अगर आप 1 लेते हैं तो 1 के साथ 7 का सम आपको 8 देगा, 2 लेते हैं तो 6 का सम 8 देगा, 3 लेते हैं तो 5 के साथ इसका सम 8 देगा, 4 लेते हैं तो 4, 5 लेते हैं तो 3, 6 लेते हैं तो 2, 7 लेते हैं तो 1, और एक चीज और, आप 80 भी ले सकते हैं, जबकि आप 08 नहीं ले सकते। तो 08 अगर आप लेंगे तो एक ही डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर नहीं है। तो ये है हमारा इसका आंसर, 17 26 35 44 53 62 71 और 80, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, कहते हैं डी। अब डी क्या है हमारा, x says that x is a prime number, x एक प्राइम नंबर है, which is a divisor of 60। क्या 1 प्राइम नंबर होता है, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या 1 एक प्राइम नंबर है, नहीं, 2 है प्राइम नंबर। क्या 2 60 को डिवाइड करेगा, ऑब्वियसली करेगा, 3 करेगा, हाँ करेगा, 5 करेगा, 7 नहीं करेगा, 11 नहीं करेगा। इसके बाद जितने भी आप पढ़ते जाइए आपको डिवाइड करने वाले नहीं मिलेंगे। क्यों, आप देखिए, 7 के बाद 11 आता है, 11 के बाद आता है आपका 13, फिर 17, फिर 23, फिर 29, फिर आपका 31, फिर 37, इस तरीके से 41, 43, 47, फिर आएगा आपका 53, फिर आएगा 59, और फिर तो 60 ही आ गया। तो कोई नहीं डिवाइड कर रहे हैं इसको, सिर्फ 3 ही डिवाइड करेंगे, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। आइए देखते हैं इसको। ई, ट्रिगोनोमेट्री के सारे लेटर्स का सेट। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बिगिनिंग में कहा था कि हम एक लेटर को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लेंगे। एक लेटर को हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लेंगे। तो हम एक लेटर को एक ही बार यहां लिखने वाले हैं, जबकि हमको दिख रहा है कि एक लेटर एक से ज्यादा बार आया है। जैसे टी यहां भी है और यहां भी है, लेकिन हम लिखेंगे टी। आर यहां भी है और यहां भी है, लेकिन हम लिखेंगे एक बार। वाई सिर्फ एक बार है, बाद में लिख लेते हैं। आई आया, आई के बाद जी आया, जी के बाद ओ दो बार आया, हम एक बार लिखेंगे। एन आया, फिर एम आया, फिर ई आया, और लास्ट में वाई आया। ठीक है, तो हम यहां पर एक ही बार लिखेंगे, भले ही वो लेटर मोर देन वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम्स आए हो। वी हैव नॉट टू राइट देम मेनी टाइम्स, वी हैव टू राइट देम ओनली वन टाइम। ये आप ध्यान रखिएगा। एक चीज और, यहां ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता। ऑर्डर डज नॉट मैटर। ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता। आप इसमें कहीं से भी कोई भी एलिमेंट उठा करके लिख सकते हैं, बशर्ते वो रिपीट ना हुए हो। रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिपीटिशन, रिपीटिशन स्पेलिंग गलत है, चलिए सही कर देते हैं, ना आप कहेंगे सर आपको स्पेलिंग भी नहीं आती और पढ़ा रहे हैं मैथ। रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, देखिए। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, ये आप करिएगा, होमवर्क है आपके लिए। चलिए, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें उल्टा करना है, आइए देख लेते हैं। चलिए इसका देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। हमारे पास है क्या, 2 4 6 2 4 8 16 32। अगर आप देखें तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यानी हर एक नंबर पिछले नंबर का दो गुना है। तो हम लिखेंगे यहां पर ए मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, एक्स सच दैट एक्स अच्छा, एक क्वेश्चन आपका छूट गया, इसके पहले वाला शायद मैं नहीं लिखा हूं। इसका पहला क्वेश्चन क्या था, मैं शायद नहीं लिखा हूं क्या। पहला क्वेश्चन नहीं लिखा मैंने, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। वही मैं देख रहा हूं कि आपका पहला क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है इसमें। तो पहला क्वेश्चन आपका था 369। आइए, पहला क्वेश्चन था आपका 369। इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे x, मान लीजिए x बराबर x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 3। x is a multiple of 3 and x is less than 4 and greater than or equal to 1, comma x belongs natural number। ये आप लिख सकते हैं। क्या ये सही है क्वेश्चन? हाँ, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, x such that x is equal to 3p where p belongs to natural number and एक चीज मैंने गलत कर दी यहां पर कि ये लेस देन नहीं होगा। p is less than 4 but greater than or equal to 1 and p belongs to natural number। ये कर सकते हैं आप। ये एक तरीका हो गया हमारा। ये पहला क्वेश्चन था हमारा। हाँ, ये पहला क्वेश्चन था हमारा, सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। दूसरा क्वेश्चन, आपने लिखा x सच दैट x इज ए, या इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखोगे तो बहुत लंबा लिखना पड़ेगा, आप ऐसे लिखो
x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। अब देखिए 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर n 1, 2 की पावर 2 लिखेंगे हम 4, 2 की पावर 3 लिखेंगे हम 8। देखिए पावर बढ़ती जा रही है, 2 की पावर 4 लिखेंगे हम तो क्या मिलेगा 16, यानी 2 की पावर्स में है तो यहां लिखेंगे वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन और इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, आप इसको लेस देन 5 भी लिख सकते हैं बट लेस देन 5 लिखिएगा तो ये सही रहेगा। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरीके से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे 5 की पावर्स है तो आप 5 में लिख लीजिएगा। 2 4 6 है, टेबल ऑफ 2 है, लिख लीजिएगा। 1 4 9 100 क्या लिखोगे आप, बता देता हूं, ये भी बहुत आसान है, मैंने इसका पहले जिक्र किया भी है। आइए देख लेते हैं। हम लिखेंगे m बराबर, कोई भी ले सकते हो आप लेटर, m बराबर मान लीजिए x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वेयर, x इज इक्वल टू n स्क्वेयर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पहली शर्त। दूसरी बात क्या है, n इज लेस देन और इक्वल टू 10, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्या आपको समझ में आया, मैं फिर से बताता हूं। x इज इक्वल टू एन स्क्वायर लिखने का मतलब ये है कि n की जगह जब आप 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 देगा, n की जगह जब आप 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 देगा, n की जगह जब आप 3 करेंगे तो 3 का स्क्वायर आपको 9 देगा। तो इस तरीके से आपको स्क्वायर टर्म से मिलते जाएंगे। तो ये हो गया हमारा लिखने का तरीका। इसको आप वर्ड्स में भी लिख सकते थे, क्या आप इसको वर्ड्स में लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज स्क्वायर ऑफ, एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे आप, एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। फिर लिखते हैं आप एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स, एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर और x इज लेस देन और इक्वल टू 10 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो x परफेक्ट स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ऐसे आता जाता और हमको यही सेट मिल जाता। तो ये एक तरीका हो गया आपका इस सेट को लिखने का। अगला देख लेते हैं। कह रहे लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इनके आपको ऑल एलिमेंट्स लिखने हैं। कह रहे हैं a इज इक्वल टू x such that x is an odd natural number। अब सबसे पहला नेचुरल नंबर 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, अभी कहां तक जाएगा हमें नहीं पता। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। चलिए ये हो गया हमारा। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन, इसको हम आगे पढ़ेंगे फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स में, तो वहां पर इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक चीज यहां ध्यान रखिएगा कि ये 12 नहीं है, ये 1/2 है। ये क्या है, ये 1/2 है और ये 9/2 है। अब कह रहे हैं b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर एंड, देखिए x के बारे में आपसे क्या कहा जा रहा है, x लाइज बिटवीन -9/2 से -1 +1/2, ऐसा कुछ दिया गया है। मैं क्वेश्चन एक बार कंफर्म कर लूं, ये माइनस है, यहां पर माइनस है तो -1/2 है, ये आपका माइनस है, -1/2 से लेकर के ओहो -1/2 से 9/2 तक है। क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है। चलो मैं इस क्वेश्चन को मिटा करके और मैं फिर से लिख ही देता हूँ इसको। ये क्वेश्चन भी गलत है बेटा, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, इस पर ध्यान मत दो, मैं फिर से आपको लिख के दे देता हूँ। ये क्वेश्चन एक गलत हो गया है, मैं इसको आपको सही करके देता हूँ। देखिए सही क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है b इज इक्वल टू एक्स, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट
x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है, और क्या कहते हैं, कॉमा x इज लेस देन ग्रेटर देन -1/2। अच्छा, x इज ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2। ये हमारा सोल्यूशन, मतलब सेट बिल्डर फॉर्म है। आइए हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए, x जो है आपका वो -1/2 से बड़ा है, और यहां पर यह है 9/2। अब ये दोनों ही इंटीजर नहीं है, ये दोनों ही रेशनल नंबर है। अब -1/2 का मतलब -0.5, और x 9/2 का मतलब 4.5, यानी 0.5 के आगे और 4.5 से छोटे सारे इंटीजर्स आपको लेने हैं। तो b इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, देखिए इसके बाद तो सीधे 0 मिलेगा, इसके आगे फिर 1 मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है, 3 मिलने वाला है, और लेस देन 4.5 है, तो यानी हम 4 ले सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा आप। आई होप इस आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं x इज एन इंटीजर, और ये भी क्वेश्चन गलत है। ये यहां पर x2 ना हो करके ये x स्क्वेयर है, x स्क्वेयर इज लेस देन 4। अब 1 का स्क्वायर ले लेंगे। आइए देख लेते हैं सोल्यूशन। जब आप x इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या मिलेगा, c इज इक्वल टू 1, 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर मिलेगा आपको लेस देन और इक्वल टू 4। लेकिन 3 पर आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि ग्रेटर देन हो जाएगा, तो केवल और केवल ये 2 एलिमेंट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक चीज और आपसे कहनी थी। क्या आपको पता है कि -1 का स्क्वायर भी तो 1 देता है, तो हम उसको भी यहां ले सकते हैं। तो इसी तरीके से हम ले लेंगे c इज इक्वल टू -1 और -2, तो सबको एक साथ कर देंगे तो मिल जाएगा c इज इक्वल टू -1 -2 +1 और +2। तो हमको 4 एलिमेंट इस सेट के मिल जाएंगे। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। D says that X is a letter in the word loyal। तो सारे के सारे आप लिख लेंगे, ये आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। पांचवा कहते हैं X is a month of a year not having 31 days। आइए इसका भी देख लेते हैं। आपको आता है बट फिर भी मैं हल्का सा हिंट दे देता हूं। X एक ऐसा मंथ है जिसमें 31 दिन नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको मिलेगा फरवरी, फिर मिलेगा आपको अप्रैल, फिर मिलेगा आपको मई में होते हैं, फिर जून, फिर जुलाई अगस्त में 31 होते हैं, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर में नहीं होते, फिर नवंबर और दिसंबर में फिर से हो जाते हैं। तो ये आपके महीने हो गए जिनमें 30 दिनों का महीना होता है, जिसमें नॉट हैविंग 31 डेज, यानी हैविंग 30 डेज और लेस देन 30 डेज। तो ये हो गया आपका। आगे देखते हैं। X is a consonant in the English alphabet which precedes K। चलिए, अगर आपको ABCD आती है तो उसकी भी यहाँ पर एक टेस्टिंग हो जाएगी। आइए देखें आपको ABCD कितनी आती है। X is a consonant, कहां तक, K से पहले के। तो देखिए A तो हमारा वॉवेल हो गया, B C D E भी नहीं होगा, F तो लिखा ही है, आप यहां से कर सकते हो। F के बाद G, E F G H, फिर I नहीं होगा, फिर होगा हमारा J, और K के पहले ही लेना है हमको, K के आगे हम बढ़ नहीं सकते। तो ये हमारे एलिमेंट्स हो गए सारे के सारे। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर मैचिंग करनी है आपको। कहते हैं मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। कुछ मेरे पीछे भी दिख रहे होंगे, लेकिन मैं आपको पढ़ देता हूं और आपको समझ में आ जाएगा। इसमें आपको मैच करना है, तो आइए देखते हैं। पहला देखिए, पहले में कह रहे हैं 1 2 3 6। अब क्या है, 1 2 जा 2, 3 2 जा 6, कुछ इस तरीके से इसमें मैच बनना चाहिए। आइए देखते हैं। x इज ए प्राइम नंबर एंड द डिवाइजर ऑफ 6। अब देखिए
अगर आप पहले सेट को देखें, पहला सेट तो मिल नहीं रहा है यहाँ, लेकिन दूसरे को देखें तो दूसरा इससे जरूर मिल रहा है। क्यों? क्योंकि 2 और 3 दोनों ही प्राइम है, और 2 और 3 दोनों ही प्राइम है, और दोनों 6 के क्या हैं? डिवाइजर। तो मैं ए के साथ किसको लिख देता हूँ? 2। तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, वरना अभी जब सबको मिलाऊंगा ना तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि 2 के साथ किसकी मैचिंग रहेगी? सेकेंड के साथ मैचिंग रहेगी ए की। ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी सबको मिलाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। और अलग अलग लाइन लूंगा तो ग्रीन स्क्रीन है, इस पर आपको सारे कलर दिखेंगे नहीं। आइए, उसके बाद कहते हैं MATHEICS। अब ये सारे के सारे मैथमेटिक्स वर्ल्ड के हैं, तो देखिए ये इससे मिलान करेगा, तो आप इसके सामने क्या लिख देंगे? डी। ठीक है। 13579, 13579। अब एक 13579 क्या है? ये सारे के सारे ऑड नंबर हैं, और ये 10 से लेस है। अब जो बचता है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ए को आप किससे मिला देंगे? सी से। तो ये रहे हमारे सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस को मैं लगा पाया और आपको समझ में आया। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा, और अगले वीडियो में हम इसके आगे की बात करेंगे, टाइप ऑफ सेट्स की बात करेंगे, फिर अगले एक्सरसाइजेस की बात करेंगे। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप सबको थैंक यू। और कहाँ से? मेरे दिल से। ठीक है। आप सब पर ईश्वर अपनी कृपा बनाए रखे। थैंक यू सो मच।